नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अभी पिछले दिनों आपने ममता बनर्जी का एक बयान सुना होगा। उन्होंने कहा था कि पता होता कि राजनीति इतनी गंदी हो जाएगी तो इसमें कभी नहीं आती। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर केंद्रीय एजेंसियां उनके परिवार के सदस्यों को समन जारी करती है, नोटिस जारी करती है पूछताछ के लिए, इंट्रोगेशन के लिए, तो वो कानूनी रूप से लड़ाई लड़ेंगी। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है 7 सितंबर को, यानी कल। और ये फैसला ऐसा है जिसको मैं कहूँगा कि दबे पाँव से एक और मुसीबत ममता बनर्जी की तरफ बढ़ रही है। और शायद जब उन्होंने ये बयान दिया था तब उनको इस बात का बहुत अच्छे तरीके से एहसास था, क्योंकि जिस दिन उन्होंने बयान दिया था उससे 2 दिन पहले ही कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। और ये जनहित याचिका दाखिल करने वाले हैं वहाँ के वरिष्ठ वकील और भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य तरुण ज्योति तिवारी। उन्होंने इस याचिका में ममता बनर्जी के करीबियों, रिश्तेदारों पर ये आरोप लगाया कि 2013 के बाद से इन सबकी संपत्ति कई गुना बढ़ी है। यानी जो इनके आय के स्रोत हैं उसके मुकाबले ये कई गुना बढ़ी है। और तिवारी ने हाई कोर्ट में इसके दस्तावेज भी जमा कराए हैं। यानी जो उन्होंने आरोप लगाए हैं ममता बनर्जी के नज़दीकी रिश्तेदारों पर कि जब से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी है, मुख्यमंत्री तो ये 2011 में बन गई थी, लेकिन उनका कहना है कि 2013 के बाद से इन सब की आमदनी अचानक से बढ़ गई है। और इसमें यह कहा गया है कि साहब किसी केंद्रीय एजेंसी से इसकी जरा जांच पड़ताल करा लीजिए, या तो ईडी को इसकी जांच दे दीजिए, या सीबीआई को, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस पर ममता बनर्जी ने वैसे तो अगले दिन ही एक कार्यक्रम में जवाब देने की कोशिश की थी और उन्होंने कहा था कि साहब, मैं जब लोकसभा की सदस्य थी, तो चूंकि अब लोकसभा की सदस्य नहीं हूं, तो एमपी होने के नाते मुझे जो पेंशन मिलनी होती है वो करीब 1 लाख रुपया महीना होती है, मैं वो नहीं लेती हूं। दूसरी बात उन्होंने कही कि मैं बतौर मुख्यमंत्री भी ना भत्ते लेती हूं, ना मैं वेतन लेती हूं। तीसरी बात उन्होंने कही कि दिवंगत मां जरूर मेरे साथ रहती थी, पर परिवार का कोई और सदस्य मेरे साथ रहता ही नहीं है। उनका कहना था कि जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, जब सामाजिक पर्व होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, या जो हमारे पर्व हैं, तीज त्योहार हैं, काली पूजा है, दुर्गा पूजा है, इस तरह के, तभी हम सब मिलते हैं, वरना सब अलग अलग रहते हैं। चौथी बात ममता बनर्जी ने ये कही थी कि अगर मैंने अवैध तरीके से कोई संपत्ति बनाई हो, या जांच पड़ताल में मेरे नाम पर या मेरे नाम से खरीदी गई कोई संपत्ति भी आपको मिले,
तो मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, उस पर बुलडोजर चला दीजिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि जितने रिश्तेदार हैं वो जो भी कमा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, जो भी नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। ये ममता बनर्जी का बयान ठीक अगले दिन आ गया था। और जो वकील साहब ने याचिका दाखिल की है, तरुण ज्योति तिवारी ने, उन्होंने ममता बनर्जी का नाम इसमें नहीं लिया है, अभिषेक बनर्जी का भी नहीं लिया है। उन्होंने ममता बनर्जी की भाभी का नाम इसमें लिया है। और इनकी भाभी जो है वो कारपोरेटर है, पार्षद है, और उन पर ये ब्लेम लगाया गया है, इनका नाम काजोरी बनर्जी हैं, कि इनकी जो आमदनी है वो आय के स्रोतों से कहीं ज्यादा बढ़ी है। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या किया है, सभी पक्षों से ये कहा है कि 11 नवंबर तक तो आप अपने जवाब दाखिल करिए कि ये जो जनहित याचिका दाखिल की गई है इसकी स्वीकार्यता को लेकर के। और दूसरे, जो मैं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी के तरफ एक और मुसीबत दबे पांव आ रही है। दूसरी बात कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये कही है कि जितने भी रिश्तेदार हैं ममता बनर्जी के, वो सब अपनी संपत्ति का ब्यौरा हाई कोर्ट में दाखिल करें। और ये एक बड़ी मुसीबत है ममता बनर्जी के लिए। ममता बनर्जी ने भले ही एक तरीके से अपने रिश्तेदारों से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, लेकिन अगर कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये कहा है कि सारे रिश्तेदार अपने आय के स्रोतों के बारे में बताएं, अपनी संपत्ति के बारे में खुलासा करें, तो ये बहुत बड़ा आदेश है कलकत्ता हाई कोर्ट का। और जो कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजश्री भारद्वाज, उनकी खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। जो ममता बनर्जी के रिश्तेदारों के वकील हैं, यानी उनकी तरफ से जो वकील कोर्ट में प्रस्तुत हुए, उन्होंने ये दलील दी हाई कोर्ट में कि साहब तरुण ज्योति तिवारी एक वकील होने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य भी हैं, इसलिए इनकी जो याचिका है वो राजनीति से प्रेरित है। और उन्होंने इस याचिका को खारिज करने की मांग की, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो उनकी याचिका थी, यानी रिश्तेदारों के वकील की याचिका थी, वही खारिज कर दी और ये कहा कि आप इसमें जवाब दाखिल करें। एक तो 11 नवंबर तक सभी पक्ष, दोनों पक्ष इस याचिकाकर्ता, ये जो जनहित याचिका है, इसकी स्वीकार्यता को लेकर के अपनी अपनी दलीलें रखें और अगली सुनवाई हम इस मामले में 28 नवंबर को करेंगे। ममता बनर्जी इसलिए परेशानी महसूस कर रही हैं क्योंकि जब ये सब हुआ उसी समय अभिषेक बनर्जी को ईडी ने फिर तलब किया था पूछताछ करने के लिए, और वो मामला है कोयला खनन का, कोयला घोटाले का। करीब 1300 करोड़ के आसपास का घोटाला बताया जा रहा है और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी और उनसे जुड़े हुए लोगों ने अवैध तरीके से खनन किया और गलत तरीके से वो अलग पार्टियों को बेचा और उससे पैसे कमाए हैं। ईडी इसकी जांच पड़ताल कर रही है। अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा भी इस मामले में लपेटे में हैं, उनसे भी पूछताछ चल रही है। समय समय पर ये चर्चाएं चलती रहती हैं कि किसी भी समय
उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और ये सब चीज़ें ममता बनर्जी की चिंताओं को बढ़ा रही है। ममता बनर्जी पिछले दिनों काफ़ी परेशान भी थी और वोकल भी थी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं घुमा-फिरा करके कि जो अवैध कमाई है, वो काली घाट जा रही है, तो क्या वो माँ काली के पास जा रही है? और ममता बनर्जी अच्छे तरीके से जानती हैं कि ये काली घाट कमाई जा रही है, जब ये आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, तो उनका इशारा क्या है? क्योंकि ममता बनर्जी काली घाट इलाके में ही रहती हैं, इसलिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी ने बिफरते हुए ये कहा था कि अगर ऐसा ही आपके साथ हो, यानी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के साथ हो, तो आपको कैसा लगेगा? बिना किसी प्रमाण के उन पर इस तरह के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? और ममता बनर्जी परेशान क्यों हैं? क्योंकि अभी हाल में और पहले भी कांग्रेस का जो नेतृत्व है, कांग्रेस की जो दावेदारी है 2024 को लेकर के, वो पहले ही खारिज कर चुकी हैं। जब शरद पवार से और उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए मुंबई गई थी कई महीने पहले, जब वो मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, और उनका ऑपरेशन हुआ था गर्दन का, तो वो तो नहीं मिले थे, पर उस समय संजय राउत और आदित्य ठाकरे मिले थे, उधर शरद पवार मिले थे। तो तब उन्होंने राहुल गांधी पर भी सवाल खड़े किए थे, कांग्रेस पर भी सवाल खड़े किए थे, और ये कहा था कि तीसरी बार जो उनको जनादेश मिला है, तो देश की जनता अब उनकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है, और वही अब विकल्प दे सकती हैं। आप सीधे-सीधे ना कह करके घुमा-फिरा करके उन्होंने कहा था। और जो इनका मुखपत्र है टीएमसी का, उसमें भी एक आर्टिकल इस तरह का छपा हुआ था, जिसमें कांग्रेस पर अटैक किए गए थे। तो ममता बनर्जी तो 2024 के लिए खुद तैयारी कर रही थी, लेकिन पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी और बाद में अनुव्रत मंडल, इन 3 की जो गिरफ्तारी हुई है और जिस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, पार्थ चटर्जी पर तो ये गंभीर आरोप लगे ही हैं कि शिक्षक भर्ती घोटाले में उन्होंने बहुत बड़ा गुलगपाड़ा किया है और भ्रष्टाचार करके 50 करोड़ से ज़्यादा का तो कैश ही रखा हुआ था अर्पिता मुखर्जी के यहाँ। तो इसके चलते ममता बनर्जी को झटका लगा है, धक्का लगा है। ऊपर से अभिषेक बनर्जी या उनकी पत्नी अगर गिरफ्तार हो जाती हैं, तो ये और बड़ी मुसीबत होगी। और यदि उनके रिश्तेदारों, करीबी रिश्तेदारों की आमदनी जो बढ़ी है 2013 के बाद आय के स्रोतों से ज़्यादा, उसमें अगर कुछ प्रमाणित हो जाता है, तो ये तो बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी ममता बनर्जी के लिए। तो जो वो सपने देख रही हैं 2024 को लेकर के, वैसे ही बहुत सारे दावेदार हैं। कोई ममता बनर्जी को मानेगा भी कि नहीं मानेगा, और ममता बनर्जी भी किसी और को मानेगी कि नहीं मानेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पर अगर ये सब हुआ, तो ममता बनर्जी की जो मुसीबतें बढ़ेंगी, उनका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।